से ना, वो है पॉल्यूशन। नहीं नहीं नहीं, जब वो टेबल बनाना होगा ना तब बताऊंगा, अदरवाइज हाँ नॉर्मल चलो। आपका एक वो सब्जेक्ट होता है ना जो मतलब अपने टॉपिक से हटके रखना होता है, क्या कहते हैं उसको? हाँ, आईडी कोर्स है ना, तो उसमें कभी इन्वायरमेंट रखा नहीं आपने? बड़ा इजी होता है रख। अच्छा ठीक है, तो आप क्या रखते थे जनरली? अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। और अच्छा ठीक है। पॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है। आपके लॉ में है कोई सब्जेक्ट ऐसे पॉल्यूशन से रिलेटेड? हाँ हाँ। अच्छा, तो आज ना एक डेफिनेशन बताऊंगा, वो हर जगह फिट हो जाएगी, ठीक है? मान लो पॉल्यूशन में फिट करनी हो, वाटर पॉल्यूशन में फिट करनी हो, या कहीं पे भी किसी भी पॉल्यूशन में फिट करनी हो, तो पॉल्यूशन होता है कि अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल characteristics of our surrounding, which affects human life. अब यही डेफिनेशन मान लो एयर पॉल्यूशन की लिखनी हो ना, तो क्या लिखोगे? undesirable change in the physical, chemical and biological characteristics of air which affects the, ठीक है, सेम वाटर में, ठीक है, सेम नॉइज पॉल्यूशन में, सेम है और भी बहुत से पॉल्यूशंस होते हैं, 7-8 तरह के पॉल्यूशंस हैं, आज सारे करेंगे, ठीक है? तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे पॉल्यूशन में पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं पॉल्यूटेंट्स जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं। लिख लो, विच कॉजेस पॉल्यूशन। इसमें एक आ जाते हैं प्राइमरी, दूसरे आ जाते हैं प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो होते हैं वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, ठीक है? जो सेकेंडरी होते हैं ना, ये बहुत सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बन के ना कंपाउंड बना लेते हैं एक अलग से, वो बन जाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। मल्टीपल प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स लिख लो। ये तो एक क्लासिफिकेशन है, उसके अलावा ना एक क्लासिफिकेशन और होती है जो बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो डिग्रेड कर जाएं, किनकी वजह से? माइक्रोब्स की वजह से। मतलब जैसे मान लो कोई जानवर की डेथ हो जाती है और वो बाहर पड़ा रहता है, तो उसमें पड़ जाते हैं कीड़े, ठीक है? पहले तो गंदी स्मेल आती है बहुत दिन, ठीक है? उसके बाद वो धीरे धीरे कीड़े ना उनको डिकम्पोज कर देते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, कल बताया था ना ऑर्गेनिक मैटर क्या 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 होते हैं, चलो कोई बात नहीं। ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जितने भी लिविंग है ना, लिविंग चीज़ें हैं, इनऑर्गेनिक समझ लो पहले, प्लास्टिक हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें ये इनऑर्गेनिक आ गई, और जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं ना जिनमें जान है, चाहे वो पत्ते हैं या कुछ भी है, वो आ जाते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है? और जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, ये डिकम्पोज हो जाते हैं किन से? दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल से। जैसे हमारे ये जो छोटे छोटे ये होते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है? तो जो तो डिग्रेड हो जाते हैं वो बन गए बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं हो पाते वो बन गए नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है? लिख लो।
which are degraded by microbial action. Microbial action, microorganisms, microbial एक्शन. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे अमीबा सुना है 6-7 क्लास में, हाँ वो उनको कहते हैं. और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए, these are not decomposed by microbial action. Microbial action. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, अब टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है. ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आता है एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन करने से पहले ना एक छोटा सा टॉपिक कर लो, मतलब इसके साथ ही एयर पॉल्यूशन में इंक्लूडेड है. कराऊं कि ना कराऊं? चल कर लो, कोई बात नहीं, बना लेना इसको ऐसे ही. नहीं नहीं, इसके साथ ही, एयर पॉल्यूशन के साथ ही बना लो. इसका नाम रख लो एटमॉस्फेयर टॉपिक का, और स्टार मार्क कर लो. यहीं पे एयर पॉल्यूशन के अंदर एटमॉस्फेयर लिख लो और स्टार मार्क कर लो. एल्टीट्यूड और टेम्परेचर. जल्दी जल्दी बनाओ, नहीं तो लेट हो जाएंगे. यह ट्रोपोस्फेयर 0 से 20 किलोमीटर्स तक. ये जो बीच में चीज है ना, ये ट्रोपोपॉज. पॉज, पॉज, PAUSE. ये स्ट्रेटोस्फीयर. हाँ ये वाला, ये भी पॉज है. ये स्ट्रेटोपॉज और ये स्ट्रेटोस्फीयर. ये मेसोस्फीयर. ये मेसोपॉज.
थर्मोस्फीयर, और उसके ऊपर है थर्मोपॉज। हाँ, इसका कोई एक्सोपॉज नहीं होता, ये पॉज करता ही नहीं है, ये अंतरिक्ष में निकल जाता है। तो जितना भी हमारा वेदर फिनोमेना होता है ना, क्वेश्चन अब इम्पॉर्टेंट जो आएगा, जितना भी वेदर फिनोमेना होता है ना, यहाँ पे अब लिख लेना, यहाँ पे सारा जो वेदर फिनोमेना होता है वो यहाँ पे होता है। इसके जो बादल होते हैं ना वो यहाँ पे बनते हैं, ऐसे करके जितने भी बादल बनते हैं यहाँ पे बादल बना लो, साथ में लिख लो वेदर फिनोमेना। कल एक क्लाउड्स करवाए थे ना, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, वो यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे लिख लो इनको भी, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। हाँ वही वाले, वही वाले। उसके अलावा ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है? कल आप ही बता रहे थे। नहीं, स्ट्रेटो में प्रेजेंट होती है, ठीक है, लिख लो यहाँ पे ओजोन लेयर। देखिए अबाउ टेम्परेचर, टेम्परेचर इसका ना यहाँ से शुरू करते हैं। टेम्परेचर जब हम ऊपर को जाते हैं ना तो टेम्परेचर बढ़ता है कि कम होता है? जब आप जम्मू जाते हो तो टेम्परेचर ठंड कम होता है ना, हाँ, तो इसका टेम्परेचर विद हाइट डिक्रीज करता है, ठीक है। हाँ, डिक्रीज टेम्परेचर, ऐसे कर लो, टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। ये जो पॉज होता है ना, कौन सा पॉज था ये? पॉज, हाँ, पॉज का मतलब क्या होता है? रुक जाना ना। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है, ठीक है। टेम्परेचर का यहाँ पे पॉज लग जाता है। अब स्ट्रेटोस्फीयर में ना टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज करता है, यहाँ पे लिख लो टेम्परेचर इंक्रीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। अब आ गया पॉज, तो यहाँ पे फिर टेम्परेचर पॉज लेगा, ठीक है। फिर आ जाता है मीजो, मीजो में फिर से ये डिक्रीज करता है टेम्परेचर, ठीक है। फिर से टेम्परेचर डिक्रीज। थर्मो, थर्मो मतलब नाम से ये आ जाता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है टेम्परेचर एकदम से। यहाँ पे पॉज लेगा, फिर से टेम्परेचर। एक्सो का बता देता हूँ थोड़ी देर में, मुझे कंफर्म नहीं है। बढ़ता है इसमें भी। लेकिन यहाँ पे फील नहीं होता इतना बढ़ा हुआ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर जाता है 1500 डिग्रीज तक, डिग्री सेल्सियस तक, पर वो फील नहीं होता। फील पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से ना वो फील नहीं होता टेम्परेचर इतना।
इसमें और कुछ बताने वाला, हाँ इन दोनों में ओजोन लिख लिया, दोनों में ओजोन प्रेजेंट है। सारे वेदर फिनोमिना यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ट्रॉपो में। और एक लिख लिया, हाँ। अब यहाँ पे बादल है ना, प्लेन में सफ़र किया है कभी? तो बादल नीचे होते हैं हमारे ऊपर होते हैं? हाँ, वो जाकिर खान कहता नहीं है बादल इंपॉर्टेंट है ना। तो जो एरोप्लेन्स चलते हैं ना वो यहाँ पे चलते हैं, ट्रोपोपॉज के ऊपर, ठीक है। लिख लो वहाँ पे, लिख लो ऐसे, हाँ बना के उधर लिख लो एरोप्लेन। और ये बहुत बार सवाल पूछा है कि मान लो कमर्शियल फ्लाइट्स है ना, वो कहाँ पे चलती हैं, 4 ऑप्शंस दे देते हैं, पूछ लेते हैं कहाँ पे चलती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन होता है ना, टेलीकम्युनिकेशन होता है वो होता है एक्सोस्फीयर में, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के बीच ना, इन दोनों के बीच एक चीज आती है, उसको बोलते हैं आयनोस्फीयर, IONOSPHERE, आयनोस्फीयर। वहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, IONS, आयंस। तो पूछोगे आयंस क्या होते हैं ना, वो फ्री चार्ज होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज आपस में, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, वो घूम रहे होते हैं, उसके थ्रू हमारा होता है कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है ना वो। चलो ये हो गया। अब आ जाओ वापस एयर पॉल्यूशन पे। ये उसका पार्ट था, एटमॉस्फेयर का पार्ट था। वैसे तो ये कहीं और कवर होता है, पर ये वो ना आपको वो नहीं है, जहाँ ये कवर होता है ना वो टॉपिक ही नहीं है आपके उसमें सिलेबस में। पर ये है, ये चीज़ आपके सिलेबस में है। अब कहाँ थे हम? एयर पॉल्यूशन पे। तो अब लिख लो उसके टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स। सबसे पहले इसमें लिखो पार्टिकुलेट मैटर। इसके आगे लिख लो PM 2.5, PM M भी कैपिटल, हाँ 2.5 एंड PM 10। पार्टिकुलेट मैटर ना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, ठीक है। वो जब नेकेड आई मतलब हम आंखों से नहीं देख पाते हाँ, तो उससे नहीं दिखते ये, तो ये धीरे धीरे ना कम्युलेट होते रहते हैं और हवा में घूमते रहते हैं, तो हमारे नेजल के थ्रू अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे करते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। दूसरे होते हैं नैनो पार्टिकल्स। ये होते हैं नैनो साइज में, 10⁻⁹ मीटर, इस साइज में होते हैं, इनका साइज इतना होता है। तीसरे डस्ट पार्टिकल्स तो दिख जाते हैं ना हमें, वो तो एग्जांपल दिया है कि डस्ट की तरह होते हैं, वो तो हमें दिख जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स, कुछ नहीं दिखते। अच्छा वो किस में आएंगे? वो नैनो से भी छोटे होते हैं, उनकी अलग क्लासिफिकेशन होती है। ये तो साइज के बेसिस पे थी ना क्लासिफिकेशन। चलो अब इनके लिख लो इफेक्ट्स ऑफ नैनो पार्टिकल ऑन डस्ट क्लाउड्स फॉर्मेशन। बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो थोड़ा बड़ा पार्टिकल बन जाता है, वो हमें दिखने लग जाता है, उसको डस्ट कह देते हैं। ऑन डस्ट क्लाउड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे करो स्टार मार्क और लिखो रीड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। कल कराए थे ना, ये वहाँ से पढ़ना कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। वो कल कराया था ना CLO NO, उससे जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है। देखो
ओजोन के पास होगा, यहाँ पे। हाँ हाँ, इतना ही करना है, ये पता होना चाहिए मतलब, ठीक है। और इसका वो मैंने लिखवाया था आपको कि ClONO2, वो नहीं लिखा, फिर रहने दो। बस इतना याद रख लेना कि जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है ना, वो डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ से स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं, और उन क्लाउड्स की वजह से क्या होता है, डिप्लीट होती है। हाँ, तीसरा लिखो लेड, LEAD, ये कॉज करता है, ये सारे ना उसके वो हैं, हाँ लेड, ये मिलता है हमें। अब वो बना लो टेबल, वही वाला, दूसरा पेज, नहीं दूसरे अलग पेज में बनाओ, अलग पेज में बनाओ इस पेज को, हाँ हाँ अलग शीट में बनाओ। सबसे पहले लिखो, इधर लिखो पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट, ठीक है। इधर लिख लो सोर्स, ठीक, इधर लिख लो डिजीज। ये सारे उसका पार्ट है, सारा जो पॉल्यूशन चैप्टर कराना है ना, ये उसका पार्ट है, मतलब ये उसका क्रक्स है इस उसमें टेबल में। लिखो लेड, लेड किस में होता है पता है, और पेंट में लिखो, सोर्स में लिखो पेंट, पेट्रोल, डीजल, बैटरीज। चलो अब ये कॉज क्या करता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हाँ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, कैंसर। चलो बस, अब आ जाओ वापस उधर ही, लेड हो गया। अब लिखो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वॉलेटाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं पता है, जिनको जल्दी आग लग जाए, आग लग जाए। कौन कौन से हो जाते हैं, कौन कौन से हुए, और इनके अलावा बताओ कुछ। नहीं वो वॉलेटाइल नहीं है। कभी ना करना मत, बताने लगा हूँ कुछ। परफ्यूम होता है ना, उसको आग के सामने करना, वो एकदम से आग पकड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ये सारे ये वॉलेटाइल होते हैं। इनको वॉलेटाइल कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये बहुत ना वो होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो एकदम से आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब लिखो फ्लाई ऐश, और फ्लाई ऐश पे मार्क करो स्टार, ऐश। थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ना, जब थर्मल पावर प्लांट चलते किन से, कोल से, ठीक है, ये याद पता था, ठीक है। कोल से चलते हैं, जब कोल जलेगा तो उसकी चिमनी में से धुआं निकलेगा, उनकी चिमनी में से जो धुआं निकलता है ना, बठिंडा वाली साइड जाओगे ना, तो वो ना वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, कर दिया बंद, ठीक है। तो जो लोग थे ना उनके, मान लो सफ़ेद कपड़े जब धो के रखते थे ना, मान लो अगर बाहर पड़े रह जाते थे तो अगले दिन तक वो काले हो जाते थे, ठीक है। तो वो जो धीरे छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स होते थे ना, वो उन पार्टिकल्स को कहते हैं फ्लाई ऐश। जो ऐश ऊपर उड़ती रहती है उसको फ्लाई ऐश कहते हैं। इसको लिखना है, लिखना है, लिख लो ऐश ऑफ, ऐश प्रोड्यूस्ड
in thermal power plants by burning of coal. इस सैश में लिखो होता क्या क्या है, इधर ही लिख लो, नहीं इधर ही लिख लो। हाँ, इसमें होता है आयरन, सिलिका, आयरन, सिलिका, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट और कॉपर। अब लेड का एक और सोर्स पता चल गया, फ्लाई ऐश, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, तो सरकार ने बोला कि इसको किस तरीके से यूज़ करो, कि मतलब इतना कुछ इसमें प्रेजेंट है और हम इसको अगर ये पॉल्यूशन कर रही है तो क्यों ना इसको कुछ इस तरीके से यूज़ किया जा सके कि ये पॉल्यूशन ना भी पॉल्यूशन मतलब इन्वायरमेंट में ना जाए बल्कि हमारे काम आ जाए। तो उन्होंने बोला इसकी ना ब्रिक्स बनती हैं, उनको कहते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स। लिख लो, फ्लाई ऐश ब्रिक्स। ये लाइट वेट होती हैं और हाई स्ट्रेंथ होती है इनकी, हाई स्ट्रेंथ। उसके अलावा सरकार ने बोला कि ये जो फ्लाई ऐश होती है ना, इसको आप कंस्ट्रक्शन उसमें यूज़ करो, रोड्स बनाने में यूज़ करो, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन। लिख लो सेकंड, रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लाई ऐश इन रोड कंस्ट्रक्शन। अब पांचवा लिखो ब्लैक कार्बन, इस पे भी स्टार मार्क करो। ये पॉइंट्स चल रहे हैं ना उसके, सिक्स्थ हो गया तो सिक्स्थ होगा, फिर सिक्स लिख लो। हाँ, सिक्स्थ ही है ब्लैक कार्बन, ठीक है, सिक्स्थ ही है कार्बन। क्या हो सकती है ब्लैक कार्बन? कुछ नहीं, यही काली जो राख ऊपर जाती है, यही ब्लैक कार्बन है, ठीक है। कल एक इफेक्ट करवाया था अल्बीडो, हाँ क्या होता है वो? नहीं वो मत खोलो, फिर तो आ ही जाएगा यार। अल्बीडो इफेक्ट था, बर्फ से रिलेटेड था। वो जो आइस बैठती थी, हाँ, रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है लाइट, ठीक है। ब्लैक कार्बन क्या करती है कि अब कल एक और बात बताई थी कि जो ब्लैक कपड़े होते हैं वो अच्छे अब्जॉर्बर होते हैं। तो मान लो ये जो फ्लाई ऐश है या ब्लैक कार्बन है, ये आके चिपक गई किस पे? आइस पे, आइस पे चिपक गई, ठीक है। तो उसने सारी आइस को कर दिया ब्लैक। अब जब सनरेज आएंगी तो वो मेल्ट होने लग जाएगी ना आइस, तो वो जो हमारा अल्बीडो इफेक्ट होगा वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये होती है ब्लैक कार्बन। लिख लो ब्लैक कार्बन, लिख लिया। उसके अलावा एक होती है ब्राउन कार्बन। ब्लैक कार्बन ओरिजिनेट होती है कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल से। लिख लो ब्लैक कार्बन पे कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। कंबस्शन, कंबस्शन समझते हो तो पूछा करो। हाँ, कंबस्शन होता है आग लगाना, ठीक है। और जो ब्राउन होती है वो होती है कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक बायोमास। बायोमास, ऑर्गेनिक बायोमास। ऑर्गेनिक चीजें क्या होती हैं? हाँ, जो जिंदा होती हैं, जिनमें जान होती है, तो जो उनका बायोमास होगा। अब जैसे मान लो मेरा वेट 70 kg है, ठीक है, तो मेरा बायोमास कितना हो गया? 70 kg, ठीक है। तो वो जो सारा बायोमास होगा, जो ऑर्गेनिक चीज़ें, उनके बायोमास को जब हम क्या कर देते हैं, उनकी कंबस्शन कर देते हैं, ठीक है। जब उनको जला देते हैं
तो जो उससे जो प्रोड्यूस होगा ना वो होएगी ब्राउन कार्बन, ठीक है। ब्राउन कार्बन पे भी स्टार मार्क करो। अब लिखो एक ब्लू कार्बन। हाँ, आज आपके सारे देखना पुराने कंसेप्ट आएंगे और आपको याद नहीं होंगे, फिर होएगा कहोगे कंफ्यूज, इसलिए घर जाके पढ़ना होता है। कल एक कॉन्सेप्ट कराया था कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। सीक्वेंस में जो आता है सबसे पहले वो था कलेक्ट करना, हाँ शाबाश, उसको सेपरेट करना, सेपरेट तो नहीं था, सही जा रहे थे। फिर बाद में उसको ट्रांसपोर्ट करना, हाँ, स्टोर करना, हाँ तीन वो थे, ठीक है। तो जो ब्लू कार्बन होती है ना, जहाँ पे हम क्या कहते हैं, जो चीज़ें कार्बन को स्टोर करती है ना, मतलब कहाँ, किसका एग्जांपल दिया था मैंने, 40% कार्बन स्टोर करता है, कौन करता है, 40 to 60% कार्बन ओशन। ओशंस, ठीक है। तो जो ओशंस होंगे ना वो ब्लू कार्बन में आते हैं, लिखो ब्लू कार्बन। इट स्टोर्स कार्बन, एग्जाम्पल ओशंस। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो अब लिखो। अब इतना तो हमें पता चल गया कि इतने सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, तो वो हमारी एयर को कर रहे होंगे पॉल्यूट, ठीक है। तो उसके लिए सरकार ने कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलाए होंगे। तो जो इंडिया ने प्लान चलाया अपना प्रोग्राम है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसमें ना 12 पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स। लिखने हैं नाम 12 के 12 के, लिख लो, आ सकते हैं। लिखो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM 2.5, 2.5। PM की फुल फॉर्म लिख के आए हो पीछे आप, लिखो यहीं पे लिख लो, पर्टिकुलेट मैटर। लिख लिया, चलो। PM 2.5 के बाद PM 10, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, एक ना ये क्वेश्चन इनका बड़ा फेमस होता था बहुत टाइम पहले, मतलब 14-15 में मैं अगर 7-8 एग्जाम्स दे रहा होता था ना, उनमें से 3-4 में से आ रहा होता था। वो पूछ लेते थे कि सबसे ज़्यादा डेंजरस, दोनों में से ज़्यादा डेंजरस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन मोनोऑक्साइड। आप बताओ कौन सी डेंजरस होगी। हाँ, वो मोनोऑक्साइड ज़्यादा डेंजरस होती थी, क्योंकि वो क्या करती थी, वो ना हमारे हीमोग्लोबिन के साथ ना कंबाइन कर जाती थी, और उससे क्या हो जाता था कि वो अंदर जाके ना हमारे वो ले आती थी, हार्ट अटैक, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। लिखो आर्सेनिक, निकल, निकल NiCKEL, KLE, बेंजीन, जीन, BENZENE, अमोनिया। अमोनिया पता क्या होता है, कोई तो कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। जो खाद होती है ना, यूरिया जिसको बोलते हैं, वो अमोनिया होता है, ठीक है। लिख लो अमोनिया, अमोनिया के ब्रैकेट में लिख लो यूरिया खाद। और है बेंजोपाइरीन, बेंजोपाइरीन, BYREN, PENE। अगला टॉपिक लिखो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, देख लो। 2015 में शुरू हुआ था ये। में शुरू हुआ था ये, देख लिया,
क्या कर देते हैं, अच्छा हाँ, इसमें ना उन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की ना 6 कैटेगरीज बना दी हैं। तो वो कैटेगरीज के ना नाम लिख लो, कैटेगरीज ऑफ पॉल्यूशन, कैटेगरी CATE, जब छोड़ दो ना पढ़ना बीच में फिर होता है ये, कैटेगरीज ऑफ पॉल्यूशन अंडर एयर क्वालिटी इंडेक्स। कोई बात नहीं, ठीक है, कैटेगरी ऑफ पॉल्यूशन भी सही है। सबसे पहले है 6 कैटेगरीज हैं इसमें। सबसे पहली है गुड, सेकंड है सेटिस्फैक्ट्री, थर्ड है मॉडरेटली पॉल्यूटेड, बस कैटेगरीज के नाम ही लिखने हमने, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, चौथी है पुअर, पांचवी है वेरी पुअर, सिक्स्थ है स्फीयर। इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स कवर करते हैं, 8 पॉल्यूटेंट्स लिख लो, वो लिख लो। सबसे पहले PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। अमोनिया भी क्या बताया आपको, हाँ, और लेड लिख लिया। अब लेड समझ रहे हो कितना वो खतरनाक है लेड। लेड से ना मैं एक बताना भूल गया, उधर लिख लो। लेड से ना रिटार्डेशन होती है, हाँ, बच्चे ना वो हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं बच्चे, रिटार्डेशन, रिटार्ड पागल को कहते हैं। उसके अलावा ना एक भारत स्टेज नॉर्म्स हैं, अगला टॉपिक है नेक्स्ट हमारा। नहीं, अब जैसे हमने ये सेकंड टॉपिक किया ना इसका कि सरकार क्या क्या कर रही है। सबसे पहले हमने किया हाँ प्रोग्राम, सबसे पहले किया नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, दूसरा किया था नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना। थर्ड लिखो भारत स्टेज इमिशन नॉर्म्स, स्टेज इमिशन नॉर्म्स, इमिशन EMISSION, हाँ, इमिशन नॉर्म्स, नॉर्म्स इसको कहते हैं BS नॉर्म्स। हाँ, इसमें क्या हुआ कि सरकार ने बोला कि आप जो पॉल्यूशन कर रहे हो ना, इससे ये जो पॉल्यूशन ज़्यादातर हो रहा था हमारे व्हीकल से, तो सरकार ने बोला कि इसको कम करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आप ना नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, जिसमें क्या होगा कि BS6, पहले हम ना BS4 इंजन्स यूज़ कर रहे थे, तो सरकार कहती है लिख लो BS4 इंजन्स ओल्ड, हाँ, पहले हम ये इंजन्स यूज़ कर रहे थे। सरकार ने बोला कि 2020 से ना, हाँ 1st of April 2020, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1st of April 2020, इस डेट से जितने भी पुराने व्हीकल होंगे ना, जो मतलब जो भी कंपनीज होंगी वो पुराने व्हीकल इस तरीके से बनाने बंद कर देगी, और जो नए व्हीकल्स होंगे ना जिसमें होंगे BS6 इंजन्स, BS6 इंजन्स इंट्रोड्यूस्ड लिख दो। कि आप नई टेक्नोलॉजी लेके आओ ताकि हम BS6 इंजन्स ला सकें। अच्छा, अभी हम ना 2 ऑक्साइड्स करके गए, 8 पॉल्यूटेंट्स करके गए, उसमें थर्ड और फोर्थ कौन सा है? हाँ, सल्फर और नाइट्रोजन। अब मुझे ये बताओ कि कल हमने की थी एसिड रेन, है ना, एसिड रेन, हाँ ठीक है। तो सरकार ने बोला कि ये जो हमारी एसिड रेन हो रही है ये एक तो नाइट्रोजन और सल्फर की वजह से हो रही है ना, तो हम एक तो कम करें, अपना एयर पॉल्यूशन तो कम करना ही करना है, उसके अलावा ये जो एसिड रेन हो रही है इसकी वजह से भी बहुत सा नुकसान हो रहा है। तो आप कुछ ऐसा करो कि हम ना नाइट्रोजन ऑक्साइड की ये जो हमारे फ्यूल से निकलती है ना, इसको कम कर सके या
बंद ही कर सके, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी लेके आओ, तो वो टेक्नोलॉजी लेके आए SCR, लिखो नेक्स्ट SCR टेक्नोलॉजी, नाम लिखो सिलेक्टिव कैटालिटिक TALYTIC, हाँ, कैटालिटिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते थे वो ना, एक कैटलिस्ट लेते थे। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ना ऐसा एलिमेंट होता है या छोटी सी इसको ना अमाउंट में डाला जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो आपके केमिकल रिएक्शन को ना फास्ट कर देता है, ठीक है। कैटलिस्ट कहते हैं उस चीज़ को। तो उन्होंने ना ये जो हमारी इसमें से गैस निकलती थी ना, उसको किसी तरीके से रिड्यूस करने के लिए ना एक कैटलिस्ट डाला उसमें, और वो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना वो उसको ख़त्म कर देता है या कम कर देता है, ठीक है। तो ये इनका काम यही था। जो कैटलिस्ट यूज़ किए थे ना, लिख लो कैटलिस्ट इज इक्वल टू C से कैटलिस्ट, CATALYST, हाँ, कैटलिस्ट यूज्ड वर WERE, वर प्लेटिनम, रोडियम और पैलेडियम। BS नॉर्म्स पे मार्क करो स्टार, और इन तीनों को करो अंडरलाइन। कर दिया। उसके बाद आओ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पे, चौथा प्रोग्राम, चौथा ही है ना। हाँ। इसमें बोला गया था कि आपको ना अपने जो PM10 और PM2.5 जो PM मेटल्स है ना, इनको रिड्यूस करना है, ठीक है। टू रिड्यूस, कट डाउन concentration of PM10 and PM2.5 by 20 to 30% of 2017 levels by 2024। समझे लाइन का मतलब? रिडक्शन कब तक? ठीक है। इसमें 122 सिटीज़ को सिलेक्ट किया था, जो वर्स्ट परफॉर्मिंग सिटीज़ थी ना, मतलब जिनकी एयर क्वालिटी बहुत बुरी थी, उनको सिलेक्ट किया था, और वहाँ पे सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। इसके अंदर ना 3 कंपोनेंट्स थे, लिख लो इसके 3 कंपोनेंट्स। पहले लिख लो 122 सिटीज़ वर सिलेक्टेड, नॉन अटेनेबल अटेनमेंट सिटीज़। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ वो थी मतलब जहाँ की एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई थी कि उनको था कि अब यहाँ की सिटी पे इनकी एयर क्वालिटी ठीक की नहीं जा सकती, ठीक है। इसके लिख लो, कर दिया 122। अब लिखो 22, पहले तो 102 थी, अभी 122 है। अब लिखो 3 कंपोनेंट्स थे इसके। पहला मिटिगेशन एक्शन। मिटिगेशन का मतलब समझते हो? मिटिगेशन एक्शन। सेकेंड है नॉलेज डेटाबेस, नॉलेज एंड डेटाबेस ऑग्यूमेंटेशन। ऑग्यूमेंटेशन AUGMENTATION। थर्ड है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। ये समझ आए तीनों पॉइंट्स? हाँ,
उसको मिटिगेशन के लिए अपने एक्शंस डिसाइड करो, फिर उस हाँ उस चीज़ की नॉलेज नॉलेज इकट्ठी करो और उसका डाटाबेस बनाओ, ठीक है। क्या कर सकते हैं जैसे हाँ, जो इंस्टीट्यूशन आपने बनाए हैं पहले तो न्यू बनाओ और जो बनाए हुए हैं उनको स्ट्रेंथन करो, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा क्लीन एयर इंडिया इनिशिएटिव। इसको भी स्टार मार्क करो। क्लीन एयर इंडिया इनिशिएटिव। ये लॉन्च किया गया था दिल्ली में और इसमें 2 कंट्रीज की कोलैबोरेशन है। लॉन्च्ड इन दिल्ली, इसमें 2 कंट्रीज की कोलैबोरेशन थी, एक थी इंडिया, दूसरी थी नीदरलैंड। अब दूसरे, आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सी, हाँ ई व्हीकल, हाँ ये कौन सी स्कीम के अंडर लेके आए थे? लिख लो एक स्टार मार्क करके ना, फेम स्कीम लिख लो, फेम, FAME, फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसी के साथ हमारा एयर पॉल्यूशन अब खत्म है, ठीक है। अब लिखो नॉइस पॉल्यूशन। डेफिनेशन तो नहीं लिखवाने की ज़रूरत, पेपर में भी नहीं आएगी, ठीक है। इसमें ना कैटेगरीज बनाई होती हैं इन्होंने, तो ना 3 वो बना लो, कॉलम बना लो ऐसे करके। सबसे पहले लिखो कैटेगरी ऑफ एरिया, कैटेगरी ऑफ एरिया। सेकंड में लिखो डे टाइम लिमिट, हाँ डे टाइम लिमिट। दूसरी लिखो नाइट टाइम लिमिट। ये ना साउंड की लिमिट होती है। अब लिखो एरिया में लिखो इंडस्ट्रियल एरिया, ये याद कर लेना। इसकी डे टाइम की लिमिट है 75 डेसिबल्स। अच्छा, पेपर में कभी पूछ लेना कि ये किसके यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये साउंड के यूनिट होते हैं, डेसिबल्स, डीबी। बी आपने छोटा डाला है, कैपिटल है। यूनिट्स में हमेशा ध्यान रखते हैं, छोटे वाले को छोटा ही डालना होता है, कैप वाले को कैप्स में डालना होता है। कहाँ थे हम? 75। दूसरे में लिखो 70 डेसिबल्स, हाँ। सेकंड लिखो कमर्शियल एरिया, इसका लिखो 65, उधर लिखो 55। थर्ड लिखो रेजिडेंशियल एरिया, इसका लिखो 55, दूसरा लिखो 45। चौथा लिखो साइलेंस जोन, साइलेंस जोन 50। डेसिबल जरूर डालो, 40 सब में डाल के आओ। ये इतना ही था अबाउट वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट पेज पे बनाओ वाटर पॉल्यूशन। एक ना इधर आ जाओ, टेबल पे ही आ जाओ अब। हाँ ये वाले टेबल पे, ये वाले टेबल पे। अब लिखो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड किया था हमने, उस पर हम वो करना भूल गए थे। सल्फर डाइऑक्साइड के सोर्सेज मैंने कल लिखवाए थे आपको।
कहाँ सल्फर, हमारे में सल्फर कहाँ होता है? सल्फर वैसे पता है किस में होता है? अनियन में होता है सल्फर। वो बालों के लिए अच्छा होता है, इसलिए कहते हैं बालों पे वो अनियन लगाना चाहिए। सल्फर का लिखो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कभी भी वो ना याद रखना, ज़्यादातर जो पॉल्यूशन होगा ना ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से ही होगा, ठीक है? तो ये कहीं पे भी आए ना तो इसको समझ लिया करो। जो तो होते हैं ना हैवी मेटल्स जैसे निकल हो गया, लेड हो गया, इनके थोड़े से सोर्सेज अलग होते हैं, अदरवाइज जितनी भी गैसेज होती हैं ना वो उसी से आएंगी, फॉसिल फ्यूल से। चलो, और थर्मल प्लांट से फॉसिल इसमें सल्फर। अब ये पता क्या करता है, अब उधर एक प्रॉब्लम लिखो, कॉलरोसिस, COLO, CHLOROSIS, इस पे मार्क करो स्टार, ठीक है? ये क्या करता है, और इसी के साथ लिखो नेक्रोसिस, NECRO, हाँ, NESIS। ये ना प्लांट्स को ना खत्म कर देता है, दोनों चीजें। हाँ, प्लांट डेथ लिख लो, डेथ ऑफ प्लांट। दूसरा ये करता है इरिटेशन इन आई, इरिटेशन इन आई। तीसरा ये करता है अस्थमा। अब लिखो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कहां से आता है? गाड़ियों से, ऑटोमोबाइल और सिगरेट से। ये क्या करता है, इधर लिखो कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन cause death, सेकेंड लिखो हेडेक और डिजीनेस, थर्ड लिखो कार्बन डाइऑक्साइड, गैस गैस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहां से आती है? फॉसिल फ्यूल्स और कंबस्टन ऑफ वो ये ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स। ये क्या कॉज करता है? इम्पेयर रिफ्लेक्सेस। ये समझे इम्पेयर रिफ्लेक्सेस क्या हो गया? रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस समझते हो क्या होता है? ये होता है, ठीक है, ठीक है, ये होता है रिफ्लेक्सेस, तो उसको इम्पेयर कर देता है, ठीक है? अब भूलेगा भी नहीं है, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। चलो लिखो अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, लिखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका लिखो ऑटोमोबाइल्स। कल जो हमारी कल वाली नाइट्रोजन थी वो कहां से आ रही थी एसिड रेन के टाइम पे? इंडस्ट्री से आ रही थी ना, क्योंकि वो वहां से हो रही थी, ठीक है? तो लिखो इंडस्ट्री। ये करती है डिप्लीशन ऑफ ओजोन, और ओजोन मैंने आपको कहां पे बताई आज? ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है? चलो बाकी थोड़ा रुक के लिखते हैं। अब आ जाओ वापस वाटर पॉल्यूशन पे। इसके सोर्सेज लिखिए, लिखो, हाँ लिखो सोर्सेज वाटर पॉल्यूशन के। एक होते हैं पॉइंट सोर्सेज,
दूसरे होते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेस। पॉइंट सोर्सेस क्या हो सकते हैं? जो एक ही जगह से आ रही हो ना, उसको कहते हैं पॉइंट सोर्सेस। मान लो एक नदी है ना, तो उसमें ना एक पाइप जा रही है, वो पाइप आ रही है एक इंडस्ट्री से, ठीक है, तो उसमें एक इंडस्ट्री का पॉल्यूशन होगा ना, तो वो हो गया पॉइंट सोर्स। अब मान लो वहाँ पे सीवेज आ रहा है और अलग अलग जगह से आ रहा है, उसमें एक इंडस्ट्री का वेस्ट भी आ रहा है, दूसरी का भी आ रहा है, उसके अलावा वो आ रहा है ये जो रन ऑफ होता है ना उसका खेतों का, तो उसमें ऑर्गेनिक वो होगा, मटेरियल होगा जो हार्मफुल होगा, वो सारा आ जाएगा, तो वो हो गए सारे नॉन पॉइंट सोर्सेज, ठीक है। पॉइंट सोर्सेज में लिख लो ओनली वन सिंगल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट्स। नॉन पॉइंट में लिख लो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अब लिख लो कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, किस वजह से होता है, किस वजह से होता है, और लिख लो इंडस्ट्रियल वेस्ट लिखो, और एग्रीकल्चर वेस्ट। आप क्या बोलने लगे थे? हाँ हाँ, सीवेज वेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो थर्मल पॉल्यूशन। ये इसी का पार्ट होता है। हाँ, नहीं होता अलग से है, वाटर पॉल्यूशन में जाता है पॉल्यूशन। थर्मल से समझते हो, थर्मल से क्या मतलब होगा? जहां पे भी, हाँ कौन सा वाला होगा? नहीं, जहां पे भी थर्मल वर्ड यूज हो जाए ना, सबसे पहले दिन कौन सा वर्ड कराया था? क्रायो। क्रायो आइस से रिलेटेड होता है, उसी तरह थर्मल रिलेटेड होता है हमारा हीट से, हीट। तो ये थर्मल जो पावर प्लांट्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं या फिर होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो जो तो थर्मल होते हैं ना, वहाँ पे लगता है कोल, ठीक है, और जो न्यूक्लियर होते हैं ना, हम थर्मल पॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो जो न्यूक्लियर होते हैं ना, वहाँ पे ना जो न्यूक्लियर मैटर यूज होता है उसको ना ठंडा करना पड़ता होता है। जो उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए ना, उसकी ना रॉड्स होती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की, जैसे ये सारा ना ये है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर रॉड्स लगी होती हैं, ठीक है, इनको ना ठंडा करके रखने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ क्या होता है कि ये या तो ख़राब हो जाती हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर किसी तरीके से फट जाता है, ठीक है। तो ये अपनी न्यूक्लियर रॉड्स थी, उसके लिए ना यहाँ पे ना पानी से ठंडा करते हैं इसको। तो पानी सबसे जो सस्ता मेथड है ना, वो पानी का है। तो ये जब इसको ठंडा करेंगे ना, तो इसका कितने थाउजेंड्स ऑफ डिग्री में टेम्परेचर होता है ना, तो ये पानी को कर देगी गर्म। अब इस पानी को क्या करते हैं, वो बहा देते हैं ऐसे करके, ये आके जुड़ जाता है आके नदी से या समुद्र में, ठीक है, ये पानी बहा दिया, इसमें नया पानी डाल देते हैं ठंडा, इसको ठंडा तो करके रखना है। ये जो पानी इसमें गया ना, वो क्या करता है कि जो इसका टेम्परेचर होता है ना 10 से 15 डिग्री बढ़ा देता है। और कल मैंने कोरल्स के लिए क्या बात बताई थी, अगर 2 डिग्री भी बढ़ जाए तो। उसके अलावा दूसरी जो बाकी फिशेस होती हैं, उनको भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रह पाती हैं। मान लो एकदम ही 10 से वो बढ़ जाए, जैसे हम नॉर्मली हम रह पाते हैं 25 से 26 डिग्री तक, हमें टेम्परेचर अच्छा लगता है, 30 के बाद होने लगती है, खिंच चढ़ने लगती है, ठीक है। जैसे कल भी गर्मी ज़्यादा थी, आज भी ज़्यादा है, तो क्या कहते हैं, वो मछलियाँ ना वो मर जाती हैं। तो ये करता है कॉज थर्मल पॉल्यूशन,
कोई भी चीज़, किसी भी तरह की चीज़ हो जो ह्यूमन लाइफ के लिए या ऑर्गेनिक मैटर के लिए जो हार्मफुल है या किसी भी तरीके से हार्मफुल है, ये नहीं कि उसकी डेथ हो जाए या किसी अदरवाइज तरीके से भी हार्मफुल है। जैसे हमने ये बताया ना कि स्किन इरिटेशन करती है, तो वो इरिटेशन भी एक तरह से हार्मफुलनेस में ही आती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से हमारे लिए अगर हार्मफुल है तो वो पॉल्यूशन के अंदर आएगी, और जो कॉज करती है पॉल्यूशन को वो होते हैं पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, दिखवा देता हूँ थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है। कि जो डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स into river or ocean is known as thermal pollution. Next लिखो underground water pollution. Ground water pollution. ये कैसे होता होगा अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन? हम जो कूड़ा होता है वो ऐसे ही फेंक देते हैं ना, और जो अंडरग्राउंड जो हमारा वाटर होता है वो नीचे होता है ना पानी, वो धीरे धीरे ना सीपेज होते होते, सीपेज समझते हो, नीचे, हाँ, रिश्ता जाना, ठीक है, वो सीपेज होते होते वो अंडरग्राउंड तक पहुंच जाता है, और उससे क्या हो जाता है, वाटर हमारा पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। नहीं लिखने की ज़रूरत है इसको, तो बस पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वो टेबल में पहुंचो, इधर लिखो नाइट्रेट, नाइट्रेट, और इस पे ना नाइट्रेट नहीं, नाइट्रेट पे नहीं स्टार मार्क करना। नाइट्रेट में क्या होता है कि इसके सोर्सेज मत लिखो। नाइट्रेट में ना जो नाइट्रेट्स होते हैं ना वो ना हमारे उसके साथ मिक्स हो जाते हैं ड्रिंकिंग वाटर के साथ, तो उसके साथ मिक्स होके ना ये क्या करते हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना उसकी ना फंक्शनिंग को वो कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ये ज़्यादातर होता है बच्चों में, बच्चे ना नीले पड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो उसकी वजह से होता है। उधर लिखो ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये सवाल आपको ना ऐसे आएगा, इस टेबल में से सवाल आपको ऐसे आएगा कि कुछ भी लिख देंगे, या तो उसका सोर्स पूछ लेंगे आपसे, ठीक है, या फिर ज़्यादातर जो ज़्यादा पूछने के चांसेस है ना वो इधर वाले हैं कि किससे कौन सी बीमारी होती है, हाँ, डिजीज़ पूछने, और ब्लू बेबी सिंड्रोम पे करो स्टार मार्क डबल, ठीक है। जो बच्चे का नीला पड़ जाना ना, जो हीमोग्लोबिन के साथ जो नाइट्रेट रिएक्ट किया उससे बच्चा पड़ जाएगा नीला, ठीक है, उस नीले पड़ जाने को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। और वो हाँ, जब पीते हैं वाटर के साथ नहीं, जब हम पी जाते हैं ना थ्रू वाटर, हम नाइट्रेट कंज्यूम कर गए किसी तरीके से, वो अपने ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। जब ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो वो रिएक्ट कर जाएगा, और उससे सारा जो बच्चा है ना वो नीला पड़ जाता है, उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। उसके अलावा लिखो आर्सेनिक, उसी में लिखो आर्सेनिक, ARCENIC, CENIC। डिजीज में लिखो इसका ब्लैक फुट डिजीज, और इसको मार्क करो स्टार, ब्लैक फुट डिजीज। नहीं सुनी ये कभी भी? जो ना वहाँ पे काम करते हैं ना कोयले की खदानों में, उनका ना जो पैर है ना वो खराब हो जाते हैं, उसको ब्लैक फुट डिजीज कहते हैं। कई बार पैर काटना ही पड़ जाता है, लिख लिया। उसके अलावा लिखो डायरिया, इसी में डायरिया, ब्लैक फुट डिजीज पे स्टार मार्क किया, ठीक है। उसके अलावा लिखो लंग कैंसर। हाँ, ये जितने भी हैवी मेटल्स है ना, जैसे कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, आर्सेनिक हो गया, इनको कहते हैं हैवी मेटल्स। जितने भी हैवी मेटल्स है ना, लेड भी हैवी मेटल है, ये सारे कैंसर कॉज करेंगे, ठीक है।
उसके बाद लिखो फ्लोराइड। फ्लोराइड कॉज करता है पेन इन बोन्स, बेंडिंग ऑफ लेग्स, बेंडिंग ऑफ लेग्स में लिखो, ब्रैकेट में लिखो नॉक, KNOCK, नॉक, नी, KNEE, सिंड्रोम, और इसको मार्क करो स्टार। अब आ जाओ वापस इधर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ, पॉल्यूशन का। नेक्स्ट पॉल्यूशन है, मतलब इसको आप उसमें ला सकते हो सॉइल पॉल्यूशन में। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्या समझते हो, क्या हो सकता है ये? वेस्ट मैनेजमेंट क्या हो सकता है? सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आता है? सॉलिड क्या होता है? हाँ 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 हाँ। तो हमारा जितना भी वेस्ट होता है ऑलमोस्ट सारा सॉलिड में ही होता है। मान लो अगर पुरानी सब्जी भी है वो भी सॉलिड फॉर्म में ही है ना, तो ये सारे वेस्ट को मैनेज कैसे करना है उसको कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब मैनेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि नहीं, ज़्यादा नहीं हो गया था, क्योंकि वो सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा था। हम क्या करते थे, हम ना अभी आप आते कैसे हो? एक्टिवा से। और किस साइड से आते हो? बाईपास ही आते हो। तो रोज़ गार्डन पता है, तो उसके पास डंप नहीं बना हुआ वेस्ट का? कर दिया साहब, ठीक है। तो वो जो डंप था ना वो सॉइल पॉल्यूशन का ही पार्ट था, ठीक है। तो उस वेस्ट को मैनेज किया है ना उन्होंने किसी तरीके से, तो वो ही जो चीज़ है ना वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आती है, ठीक है। एक तो बना हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, प्लेग्राउंड, ठीक है। अच्छा, इसको ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ना दो टेक्निक्स जो हम जनरली यूज़ करते थे, एक होती है इंसेनरेशन, INCENRATION। इसमें ना हम आग लगा देते थे सॉलिड को विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लिख लो, बर्निंग वेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा एक और मेथड होता है, वो होता है पेरोलॉसिस, PEROLOCIS। हाँ, इसमें क्या करते हैं, इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंबस्शन करते हैं। ऑक्सीजन कंबस्शन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इससे क्या होगा, सॉइल तो बचा ली, एयर पॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना कुछ वो निकाले, टेक्निक्स निकाली। उन्होंने क्या किया कि ये वैसे ना आगे का टॉपिक है, अभी समझा देता हूँ। उन्होंने किया कि उन्होंने बोला सबसे पहले तो जो हमारी सॉलिड की चीज़ें हैं ना, जैसे बाकी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें। अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सिलिकॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, नहीं बताया? हाँ, सिलिकॉन से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन था। चिप में क्या होता है? हाँ, चिप में सिलिकॉन होता है। मैं चिप से आपको एक याद रखना, सेमीकंडक्टर बताया था, है ना। हाँ, जितने भी सेमीकंडक्टर्स बनते हैं ना वो सिलिकॉन से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ना, ये बहुत सारे इकट्ठा हो रहा था। अब जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है वो दो तरह का होता है। एक तो जो होता है हमारा नॉर्मल घर का, ठीक है, जो हो गया ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट।
दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। अब जैसे आप पुराने फोन्स का क्या करते हो, ऐसे पड़े रहते हैं घर में, है ना, तो है तो वेस्ट ही वो। और उसमें से एक तो उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, वो कहते हैं ना मोबाइल को अपने पास नहीं रखना चाहिए, रात को सोते टाइम उसको दूर रखो। तो दूसरा एक तो उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, और ये सब चीज़ें ना प्रॉब्लम कॉज करती हैं। अब ये पड़ी रहती हैं यूज़ होने के बाद ना, ऐसे घर पे पड़ी रहती हैं। तो सरकार ने क्या बोला कि आप ना ऐसे करो कि उन्होंने 2 टेक्निक्स लेके आए। पहली में उन्होंने बोला कि आप पहले तो ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाओ कि जिसने प्रोड्यूस की है ना, कि वही उसको किसी तरीके से ना उसको डिस्पोज ऑफ करे, कि ख़त्म करे। कि अब जैसे मान लो आपके पास मोबाइल, आपका मान लो सोनी का मोबाइल था आपके पास, अब उसकी लाइफ होगी है ख़त्म, तो वो कहते हैं कि सोनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बने कि वो इसको डिस्पोज ऑफ करे। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि इम्प्लीमेंट नहीं हुए ये दोनों। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि उसकी ना कीमत तय कर दो। मान लो अगर आप सोनी का मोबाइल लेते हो 60,000 का लेते हो, तो ना आपसे 10% ना वो पहले ही ले ले, एक्स्ट्रा ले ले, कि 60 का 10% हो गया 6,000, तो वो जो आपको 60 का पड़ना था ना मोबाइल, वो आपसे 66,000 ले ले, और आपको बोले कि जब आपका मोबाइल पूरी तरह से ख़राब हो जाए ना, तो आप ना मुझे वापस कर देना और इसका 10% मेरे से ले जाना, मतलब 6,000 ले लेना। तो ये 2 टेक्निक सरकार लेके आई थी, पर ये इम्प्लीमेंट हुई नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम बायोमेडिकल वेस्ट पे। बायोमेडिकल वेस्ट ये क्या होगा, लिखो। नहीं नहीं नहीं, सॉइल का ख़त्म है। अब आओ बायोमेडिकल वेस्ट। इंजेक्शंस हो गए, और ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, है ना। हाँ, तो ये जो वाला वेस्ट है ना, इसको कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। इसको इकट्ठा करने के लिए ना उन्होंने ऐसे लेके आए कि आप ना इसको ना सेग्रीगेट करो। उसको सेग्रीगेट करने के लिए ना 4 उन्होंने वो बनाए कि 4 ना कलर बैग्स बनाए। लिख लो वो कलर बैग्स। इस पे लिखो सेग्रीगेशन ऑफ बायो वेस्ट इनटू 4 कलर बैग्स। सबसे पहला बनाया रेड, येलो, रेड, येलो, ब्लू एंड ब्लैक। फिर उन्होंने बोला कि इन पे ना बार कोड्स लगा दो। सेकंड लिखो, सेकंड ऑफ इसका, हाँ सेकंड पॉइंट, हाँ इसका सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट। उन्होंने बोला बार कोड सिस्टम लगा दो किन पे, बैग्स पे, ताकि पता चल जाए कि कौन सा वाला बैग है वो किस लिए है, ठीक है। थर्ड उन्होंने बोला कि अपनी जो जुरिस्डिक्शन है ना उसको थोड़ा वाइड करो। जुरिस्डिक्शन वाइड करने का मतलब था कि सिर्फ हॉस्पिटल्स में ये काम ना हो, जैसे कहीं पे लगते हैं वैक्सीनेशन कैंप्स लगते हैं ना, अपनी जुरिस्डिक्शन इन चीज़ों को वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करो। फिर लगते हैं ब्लड कैंप्स लगते हैं, वहाँ पे कितना सारा वेस्ट होता है, ठीक है। एक तो पहले खून उनका चेक करते हैं ना, उसके लिए वो सारा कहते हैं वहाँ तक भी इसको इम्प्लीमेंट करो। अब समझे जुरिस्डिक्शन इंक्रीज करने का मतलब क्या है। चौथा पॉइंट लिखो, ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो कहते हैं कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाओ ताकि ये जो आपके हॉस्पिटल का स्टाफ है ना उसको इस चीज़ के बारे में पता हो कि कौन से बैग में कौन सी चीज़ डालनी है, ठीक है। ये आ गया ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके बाद क्या कहते हैं कि इसको एक सेफ जगह पे स्टोर करो या डिस्पोज ऑफ करो। लास्ट पॉइंट, डिस्पोज ऑफ एट अ सेफ प्लेस। ये सारे जो थे ना ये बायो वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स थे, ठीक है। इस पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते बायोमेडिकल वेस्ट पे। आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो जो बनाया ना हमने उसी पे आएंगे। इस पे अभी और लिखवाता हूँ जैसे जैसे आगे आएंगे ना। अभी मैंने इसके अलावा क्या करवाया, हाँ नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट जो पॉल्यूशन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन, जो भी आपको मोबाइल वाली कहानी बताई ना मैंने,
वो वाली। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन, ये किस में आएगा? सॉइल में, सॉइल में आएगा। ये सारे सॉइल के पार्ट ही हैं, क्योंकि एट द एंड हम इसको सॉइल में डिस्पोज ऑफ करते हैं ना, इसलिए ये बोलने को कहानी बता दी जाती है कि अच्छा आप ऐसे कर लो, करता कोई नहीं है, जाता तो वहीं पे ही है, जाता तो वही डंप में ही है। अब उन्होंने वो डंप उठा दिया ना, उठा के कहाँ रखा होगा? किसी और जगह पे रख दिया होगा, है ना, वहाँ पे डंप बना दिया होगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में वही होता है जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। लिखो इसमें मोबाइल आता है, मोबाइल, माइक्रोफोन, चिप्स, सिम कार्ड भी इसी में आते हैं। जो जो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है सब इसमें आएगी। हाँ, मैंने ये समझाया था कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कौन सी चीज़ें होती हैं, तब मैंने आपको दिया था एग्जांपल मोबाइल का। फिर मोबाइल में मैंने आपको बताया था चिप होती है, जिसमें चिप होती है उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये थी सारी स्टोरी, मेरे को भी आ गई है। अच्छा, कहाँ थे हम? हाँ, कि इस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। फिर वो जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना, वो लिख लो, प्रोड्यूसर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, इसको लिखो PRO, PRO। इसमें क्या कर दिया कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हाँ, अब नेक्स्ट लिखो EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या आएगा? नहीं नहीं नहीं, वही 10% एक्स्ट्रा पैसे ले लो और बाद में उनको वापस कर दो। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट लिखो प्लास्टिक वेस्ट। इसमें क्या आएगा? जो हमारा प्लास्टिक का वेस्ट, बस ये ख़त्म है। अब आ जाओ अपने वो पेज पे, हाँ, जो इम्पोर्टेंट वाला है। इधर मरकुरी लिखा है हमने कहीं पे? लिखो मरकुरी। कल एक डिजीज कराई थी, मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा जैसा तो, हाँ हाँ ठीक है, 87 में नहीं था, कभी और था, 52 में था। अच्छा, मैंने ये नहीं लिखवाया होगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी लिख लो। मिनीमाटा ना डिजीज़ होती है, डिजीज़ में लिखो, डिजीज़ में, और इस पे मार्क करो स्टार। अब जिस जिस डिजीज़ पे स्टार मार्क किया ना, उसका पता होना चाहिए कि पॉल्यूटेंट कौन सा है उसका। ठीक है, मिनीमाटा पे लिखो ये क्या करती है? मसल वीकनेस, ब्रैकेट में लिखो मसल वीकनेस, मसल्स को वीक कर देती है। और ये होती है फिश से। असल में हुआ क्या था कि जापान में ना एक मिनीमाटा करके बे है, बे समझते हो? हाँ, वो खाड़ी होती है, जैसे बे ऑफ बंगाल है ना, तो वहाँ पे एक बे थी। बे में ना वो मरकुरी बहुत सारा जा रहा था, किसकी वजह से? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से। तो जब वो जा रहा था, उसको खा रही थी फिशेस। अब जब फिशेस को पकड़ के इंसान खा रहा था, वो मरकुरी इंसान के अंदर जा रहा था, और उससे क्या हो रहा था? मसल नमनेस हो रही थी या मसल वीक हो रहे थे उसके। तो उस डिजीज़ को बोला गया मिनीमाटा डिजीज़। मिनीमाटा नाम कहाँ से आया? मिनीमाटा बे से। ठीक है, बे है ना, खाड़ी का नाम है इसलिए। चलो अब लिखो कैडमियम। कैडमियम लिखा है? लिखो फिर। एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर मान लो मरकुरी की कोई और आ गई तो हम कहाँ पे लिखेंगे फिर? इसलिए खुला खुला लिखो। हाँ, नेक्स्ट वाला बना लो।
कैडमियम। डिजीज का नाम लिखो। अच्छा, कैडमियम, CADMIUM। डिजीज का नाम लिखो इताई, इताई, ITAI, फिर से इताई। इसको एक और डिजीज कहते हैं आउच, आउच, OUCH, और इस पे मार्क करो स्टार। ये होती है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, वो कर देती है ये सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। और किडनी फेलियर, जहाँ पे ये डिजीज लिखी है ना वहाँ पे ओरिजिन लिख लो इसका जापान, इसका भी और पिछली का भी लिखा हो, ऊपर नीचे लिख लो, नीचे लिख लो ओरिजिन जापान। उसका भी लिखा हो। हाँ, ये जो अजीब से वर्ड्स होते हैं ना, जैसे इताई, इताई या मिनीमाटा, ऐसे वाले वर्ड्स या तो जापान के होते हैं या होते हैं चाइना के। तो थोड़ा सा आइडिया ना वहाँ से लगा लिया करो। मान लो आपसे ओरिजिन ही पूछ लें, 4 ऑप्शंस दिए हो, तो थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना तुक्का लगाने की थोड़ी सी अपनी वो पावर को इंक्रीज करो। चलो आगे। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ के मत आना। चलो, ब्लू बेबी सिंड्रोम करवा दिया मैंने। निमोनिसिस, ब्लैक लंग डिजीज कराई है, ब्लैक लंग, ब्लैक फुट कराई थी है ना। हाँ, चलो लिखो, इधर लिख लो डिजीज सोर्स में ना, इसके वो लिख लो, सोर्स में लिख लो। हाँ, इसकी नहीं, अगली जो डिजीज है ना उसके सोर्स में लिख लो कोल माइंस। इसको लिखो निमोनोकोइनोसिस, PHEUNOCONIOSIS। साथ में लिखो ब्लैक लंग डिजीज, लंग LUNG। इसमें पता है क्या होता है, जो कोल माइनर्स होते हैं ना, अब वो ना जब सांस लेते हैं ना, वो छोटे छोटे मैंने पार्टिकल्स बताए थे ना कल, वो स्क्रबर वाली जब स्टोरी बताई थी कि उसको वॉश कर लेते हैं कोल को, वो जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो नाक के थ्रू जाते रहते हैं अंदर, और वो ना यहाँ पे जब हम लंग्स में ना वो एकमुलेट हो जाते हैं। तो जब उनके लंग्स चेक किए गए ना वो अंदर से पूरे ब्लैक थे, तो ये डिजीज़ वहाँ से आती है। तो ये उनमें होती है जो कोल माइनर्स होते हैं ना। अच्छा, एस्बेस्टॉस किया हमने, एस्बेस्टॉस लिखो, एस्बेस्टॉस, ASBESTOS। डिजीज का नाम लिखो एस्बेस्टोसिस, टॉस के बाद ना IS डाल देना। हाँ, IS, हाँ, ये होती है सीरियस लंग डिजीज। सिलिकॉन लिखा हमने कहीं पे, सिलिकॉन लिखा हमने, लिखो। सिलिकॉन से होती है सिलिकोसिस। सिलिकॉन के सोर्सेज अब लिख सकते हो ना, सेमीकंडक्टर लिख लो इधर। सिलिकोसिस में ब्रैकेट में लिखो लंग डिजीज। मान लो कोई लंग डिजीज है तो उसका जो मेन पॉल्यूटेंट होगा वो कौन सा होगा, कौन से पॉल्यूशन में कवर होगा लंग डिजीज? एयर, वाटर में कैसे होगा? लंग्स, हाँ लंग्स में आ रही है ना, तो लंग्स में हाँ ज़्यादातर एयर ही होता है। ठीक है, हाँ, फिर वाटर कर देना, वैसे तो मिल जाएगा आपको। मरकरी भी होगा, बेरिलियम, हाँ लिखो बेरिलियम, बेरिलियम लिखो। स्पेलिंग बताऊं? BERYLLIUM, बेरिलियम। ये कॉज करता है लंग डिजीज। इसका सोर्स लिखो न्यूक्लियर पावर प्लांट।
कैंसर लिख लिया? इसका ही लगा। हाँ, इसका लंग कैंसर। लंग्स डिसीज में ये लंग कैंसर का क्या? लंग डिजीज़ बहुत तरह की होती है। लंग डिजीज़, अस्थमा आ जाता है लंग डिजीज़ में, ठीक है, और भी बड़े कुछ आ जाता है लंग डिजीज़ में। एक वो होता है, अभी लिखवाता हूँ थोड़ी देर में, मुझे ढूंढ लेने दो। अच्छा, इसमें लिखा ही नहीं है। एक ना कॉटन से डिजीज़ होती है, उसको भी कुछ कहते हैं, अगर मिल गया तो मैं लिखवा देता हूँ यहीं पे। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। अब कहाँ थे हम? हाँ, बेरिलियम पे थे ना। इस पे लिखो बेरिलियोसिस डिजीज़। हाँ हाँ, LLIOSIS। एस्बेस्टॉस लिखा था हमने, एस्बेस्टॉस लिख के आए हैं अभी अभी शायद। ये तो रहा, ये रहा, अभी दिख रहा है मुझे, पीछे करो, ये रहा। हाँ 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 हाँ, इसको ना ब्रेथलेसनेस कहते हैं, तो ये भी लंग डिजीज है, ब्रेथलेसनेस, सांस का कम आना। अब लिखो कॉटन डस्ट, इधर, हाँ, कॉटन डस्ट। इसका सोर्स लिखो कॉटन फैक्ट्रीज। इसका लिखो BYSSINOSIS। बिसिनोसिस, क्या पता क्या कहते हैं। अच्छा, ये क्या करता है कि ये ना हमारी जो लंग टिश्यूज होता है ना, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अभी आप पूछ रहे थे ना लंग की डिजीज को सिर्फ वही करते हैं, ठीक है, तो कितनी सारी हो गई। मुझे कोई और ढूंढ लेने दो, अगर कुछ कोई और डिजीज रह गई है तो। निकल लिखा मैंने, निकल लिखा, लिखो। आर्सेनिक लिखा, आर्सेनिक लिखा होगा, आर्सेनिक लिखा होगा। क्रोमियम भी लिखा होगा है ना, क्रोमियम देखो, लिखो क्रोमियम लिखो। क्रोमियम में लिखो स्किन डिजीज। इसका सोर्स लिखो सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री। निकल लिखो, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। स्किन एंड लंग डिजीज। कैडमियम चेक करो, लिख लिया कैडमियम। अच्छा, अब जब हम सॉलिड वेस्ट कर रहे थे ना, सॉलिड वेस्ट, उसमें ना कुछ टर्म्स हैं, वो लिख लो। इंसिनरेशन तो कर लिया हमने ना, इंसिनरेशन, और साथ में कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरोलिसिस भी कर लिया, ठीक है। उसके अलावा ना एक चीज़ होती है कंपोस्टिंग, इसमें लिखो कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में एक आती है वर्मी कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग, इसमें आती है वर्मी कंपोस्टिंग, VERMI, उसके बाद कंपोस्टिंग। इसमें क्या करते हैं, घर में कभी खाद बनाई है? खाद, खाद, यूरिया। तो कैसे, मम्मी से पूछना आज कैसे बनाते हैं। वो पता है क्या करते हैं कि वो ना सारे उसको ना इकट्ठा कर देते हैं और उसमें ना कुछ डाल देते हैं, लस्सी डाल देते हैं या ऐसा कुछ डाल देते हैं, लस्सी डाल देते हैं या दही डाल देते हैं थोड़ी सी, ताकि वो हो जाए ना, वो हो जाए, हाँ वो हो जाए, हाँ। तो उसके अलावा ना क्या करते हैं कि जो साइंटिफिक तरीका होता है ना, वो होता है कि उसमें ना थोड़े से अर्थवर्म डाल देने होते हैं,
तो जो हाँ अर्थवॉर्म होते हैं ना वो उसको अच्छा कर देते हैं। तो ये जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है ना, ये जो वर्म्स होते हैं ये अर्थवॉर्म्स को ही कहते हैं, ठीक है। तो अर्थवॉर्म के थ्रू जब कंपोस्टिंग करवाते हैं ना उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब डिकम्पोज कर देना, उसको डिस्पोज ऑफ कर देना, ठीक है। कंपोस्टिंग थ्रू with the help of composting with the help of earthworms. एक और इसमें टर्म होती है, वो होती है बायोमैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, हाँ इसमें ना ब्रैकेट में स्टार मार्क करके ना नोट इसमें थोड़ा सा लिख लो। हाँ एक तो इसको स्टार मार्क कर लो। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि मिनीमाटा डिजीज थी, मिनीमाटा बे थी, उसमें क्या था, मरकुरी था। मरकुरी किसने खाया, फिश ने खाया। फिश इंसान ने खाया। अब इंसान मर जाता, मान लो उसकी बॉडी कोई और खा लेता, जैसे वल्चर खा लेता, ठीक है, तो वल्चर को भी आगे वो डिजीज हो जाती। ये जो डिजीज का पीछे से आगे आगे बढ़ता जाना ना, इसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। लिख लो बायोमैग्निफिकेशन, अभी लिखवा देता हूँ। द affinity AFFINITY of moving पेस्टिसाइड्स, ये जनरली पेस्टिसाइड्स से होती है। एक और एग्जांपल देता हूँ इसका। फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द अदर इन अ फूड चेन। फूड चेन कल कराऊंगा, वो आप वही वाली, हाँ ये कल करवाऊंगा, ये उसका पार्ट है। अब मैं देख लूँ कुछ रह तो नहीं गया, आप पूछ लो, कुछ पूछना तो नहीं है, कुछ समझ ना आया हो, जो रह गया हो पूछना हो जो। हर तरह का कैंसर होता है, बोन कैंसर होता है, स्किन कैंसर। नहीं 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 ये हाँ कैंसर का किसी भी तरीके से हो सकता है। कैंसर डिपेंड कर, कैंसर होता पता क्यों है, इस पे ऐसे नहीं पूछेंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे कि कौन सी डिजीज़ कौन से पॉल्यूशन से होती है, ये बिल्कुल नहीं पूछेंगे। ये पूछ लेंगे कि ये डिजीज़ दी है आपको, अब बताओ कौन से एलिमेंट की वजह से हो, पॉल्यूटेंट की वजह से हुई है, ये क्वेश्चन तो पक्का है। या पॉल्यूटेंट पूछ लेंगे, उससे बताओ कौन सी डिजीज़ होगी, ठीक है। जो तो डिजीज़ मैंने कराई है स्टार मार्क, ये तो उनकी है फेवरेट वाली, इनसे पूछते पूछते हैं, ठीक है।